हेलो एवरीवन, आज से हम लोग क्लास 10th का एसएसटी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, एसएसटी मेरा पर्सनली फेवरेट सब्जेक्ट है। तो चलिए आज से हम लोग पहला चैप्टर ज्योग्राफी का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, हिंदी और इंग्लिश में दोनों लिख रखा है। मतलब ये क्लास जो होगी बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में समझ लेना, और मैं जो है दोनों लिख लूंगा। ठीक, तो सबसे पहला यहाँ पे जो लिखा हुआ है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, मतलब रिसोर्सेज संसाधन मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। ठीक, संसाधन कौन सा टॉपिक, संसाधन यानी रिसोर्सेज। रिसोर्सेज देखिए, हमारे आसपास जितनी भी चीजें नेचुरली प्रेजेंट है जिसका हम लोग यूज करते हैं, वो चाहे लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, सब के सब क्या कहलाते हैं, रिसोर्सेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संसाधन। हमारे आसपास उपस्थित सभी चीजें जो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, वह सब के सब क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। जैसे देखिए, हमको खाना होता है तो खाने के लिए हम क्या चीज करते हैं, लिविंग बींग्स का यूज करते हैं, है ना। तो वो क्या चीज है, जैविक संसाधन। और उसी तरह से हम नॉन लिविंग थिंग्स जैसे पानी का यूज करते हैं नहाने के लिए, तो वो क्या हो गया मेरे लिए, संसाधन हुआ जो निर्जीव है। ठीक, तो वह क्या है, संसाधन का मतलब क्या होता है, पर्यावरण में उपस्थित सारी चीजें जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, संसाधन कहलाता है, हिंदी मीडियम वाले। ठीक, और इंग्लिश मीडियम वाले, एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट इन दिस इन्वायरमेंट टू सेटिस्फाई द ह्यूमंस नीड्स इज नोन एज रिसोर्सेज। ठीक, तो ये रहा संसाधन। क्या है ये, संसाधन। लिखने की जरूरत नहीं है, मे भी आप ऐसे ही समझ सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब अगला हम समझाते हैं। आपकी बुक में एक इस तरह से फिगर बना हुआ है, यहां पे लिखा है ह्यूमन बींग्स यानी मानव, और यहां पे प्रकृति यानी नेचर, और यहां पे इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाएं, और यहां पे टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी। देखिए, अब इन सब को बताया गया है कि कैसे यह सब कुछ एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अभी यहां पे समझिए, ये जमीन है कोई, ठीक, और यहां पे कुछ रिसोर्स पड़ा है, समझ के चलिए कि यह गोल्ड है। क्या है, गोल्ड। और यहां पे कोई आप है, कौन है ये, आप, ह्यूमन बींग। ठीक, चलो कोई नहीं तो कोई, ठीक, इसको इसकी जरूरत है, इसको ये चाहिए, तो क्या यह डायरेक्ट निकाल सकता है, नहीं निकालेगा। किसी न किसी को हायर करेगा, किसी इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा, किसी संस्थान के पास जाएगा और उससे कहेगा भैया ये हमको चाहिए, ये हमें निकाल के दीजिए। तो ये क्या हुआ, इंस्टीट्यूशन। क्या हुआ, इंस्टीट्यूशन मतलब संस्थान। क्या हो गया, संस्थान। यह किसी संस्थान पे डिपेंड है, और संस्थान तो अपने से निकालेगा नहीं, उसको भी किसी न किसी चीज पे डिपेंड रहना पड़ेगा। मतलब वह जिस पे डिपेंड होगा वो हो गया क्या चीज, टेक्नोलॉजी। क्या चीज, टेक्नोलॉजी, है ना, यानी प्रौद्योगिकी। वो प्रौद्योगिकी जैसे जैसे क्या चीज, खुरपी लेके चला आया, जेसीबी लेके चला आया। क्या चीज लेके चला आया, जेसीबी। जेसीबी लेके चला आया भैया, यहाँ पे आया और यहाँ पे इसको खोद उद के निकालता है। ठीक, तो ये सब कुछ मतलब यह जो ह्यूमन था, यह इंसान जो था, उसको सारी चीजें चाहिए, और चाहने के लिए ये सारी चीजें यानी ये रिसोर्स है। क्या है, रिसोर्स। क्या है, रिसोर्स यानी संसाधन। ये संसाधन का यूज करने के लिए वह किसके पास जाता है, एक इंस्टीट्यूशन की हेल्प लेता है, और दूसरा इंस्टीट्यूशन जो है वह किसकी हेल्प लेता है, प्रौद्योगिकी की हेल्प यानी टेक्नोलॉजी की हेल्प लेता है। मतलब एक इंसान को किसी भी चीज पे यानी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करने के लिए किस पे डिपेंड होना होगा, इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड होना होगा, और टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होना होगा, और नेचर जो है तब जाके उसे चीजें देंगी। मतलब ये सब कुछ एक दूसरे पे निर्भर है। क्या है, निर्भर। तब जाके ही इंसान जो है रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर सकता है, रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। ठीक, तो ये था रिसोर्सेज। चलिए अब इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं कि कैसे कैसे बटे हुए हैं, टाइप्स के बारे में समझते हैं रिसोर्सेज के। चलिए अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन
ऑफ रिसोर्सेस, यानी संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण, कैसे बांटा गया है संसाधनों को, यानी रिसोर्सेस को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में समझते हैं। ठीक, तो जो सबसे पहला टॉपिक है, वह जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन मतलब क्या होता है हिंदी में? उत्पत्ति। क्या होता है? उत्पत्ति के आधार पे क्या होता है, सब कुछ समझा रहे हैं। ठीक, ये जो टॉपिक है आपकी बुक में सिर्फ पॉइंट लिख दिया गया है, हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे कि असल में इसका मतलब होता क्या है। ठीक, दूसरा जो है वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी समाप्यता के आधार पे। तीसरा, यहां पे जो टॉपिक दिया हुआ आपकी बुक में वो है ऑनरशिप वाला, ठीक है, लेकिन हम यहां पे क्या लिख रहे हैं? डेवलप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। कि वो जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट है यहाँ जो ये ऑनरशिप वाला, वो थोड़ा अलग है, इसको हम अलग से समझाएंगे, इस वजह से यहाँ पे अलग लिख रहे हैं। ठीक, इसका मतलब होता है विकास के स्तर पर, विकास के स्तर पर, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अगला टॉपिक जो है वो क्या है? ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब स्वामित्व के आधार पे। ये सारे जो हैं वो क्लासिफिकेशन है किसके? रिसोर्सेस के, संसाधनों के वर्गीकरण है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, मतलब उत्पत्ति के आधार पे किस तरह से इनको बांटा गया है रिसोर्सेस को। पहला जो है, इसमें हम कुछ रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जिसे हम यूज करते हैं खाने के लिए, और जो खाने के लिए यूज करते हैं वो क्या होता है? रिसोर्सेस लिविंग बींग्स होते हैं, यानी बायोटिक रिसोर्सेस। कौन से रिसोर्सेस? बायोटिक रिसोर्सेस, जिसे हम जैव रिसोर्सेस बोलते हैं हिंदी में, जैव संसाधन। और दूसरा जो है वो अबायोटिक है। अबायोटिक मतलब अजैव। ये क्या होता है? जैविक संसाधन, मतलब लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स जिसे हम यूज करते हैं खाने पीने के लिए, वो सब के सब क्या हो गए? जैव संसाधन। एग्जाम्पल के लिए देखिए क्या चीज? प्लांट्स, एनिमल्स, कुछ एनिमल्स होते हैं जिसे हम खाते पीते भी हैं, है ना। बायोटिक, अबायोटिक जो हो गया वो क्या हो गया? विंड, वाटर, ये सब के सब जो होंगे वो क्या होंगे? अबायोटिक। ठीक है, तो ये हो गया ऑरिजिन की बेस पे दो तरह से। समाप्यता के आधार पे, समाप्यता के आधार पे भी अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं वह एक प्रोसेस के बाद फिर से बनाया जा सकता है, तो वो रिसोर्सेज जो होते हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। कैसे रिसोर्सेज? रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी नवीकरण। नवीकरण, नवीकरण हो गया। और कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनवीकरण, अनवीकरण रिसोर्सेस, अनवीकरण संसाधन। अब ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? देखिए, जैसे विंड वाला हो गया, विंड हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ये सारे के सारे रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिसे हम फिर से कुछ प्रोसेस के बाद बना सकते हैं। ठीक, तो यह प्रोसेस जो होता है, वह रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे विंड, सोलर, ये सारे एनर्जी जो है, ये सारे रिसोर्सेज जो हैं वो क्या हैं? इन्हें हम फिर से बना सकते हैं। ठीक, और अगला नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, यानी जिन्हें बनाने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स। क्या हो गए? फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को बुलाता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन,
जिसमें पेट्रोलियम आता है, ठीक, पेट्रोलियम, कोल, ये सब जो होते हैं वो लंबे प्रोसेस के बाद बनते हैं, ठीक है। अगला जो आता है विकास के स्तर पे, किसके स्तर पे, विकास के स्तर पे, ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो पहला इसमें जो आएगा वो आएगा संभावी, क्या होते हैं, संभावी। संभावी को इंग्लिश में बोला जाता है पोटेंशियल। पोटेंशियल रिसोर्सेस ऐसा रिसोर्सेस होता है जो यूज किया जा सकता है लेकिन यूज नहीं करते हैं लोग, ठीक है। जैसे जैसे आप राजस्थान में देखेंगे, कहाँ पे, राजस्थान में, यहाँ पे विंड और सोलर एनर्जी का, विंड और सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फिर भी लोग यूज नहीं करते। तो ऐसे रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज कहलाते हैं, ठीक। इसके बाद का रिसोर्सेज जो आता है वो आता है स्टॉक रिसोर्सेस। स्टॉक रिसोर्सेस मतलब भंडार, क्या होता है, भंडार। ऐसे रिसोर्सेज जो प्रेजेंट हैं इन्वायरमेंट में लेकिन हम उसका यूज कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि साइंस उतनी डेवलप नहीं हुई है, तो वैसे रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, भंडार रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब देखो समझो एग्जाम्पल के लिए, जैसे इन्वायरमेंट में क्या है, H2O, जल तो सभी जगहों पे है लेकिन साइंस अभी इतना डेवलप नहीं हुआ कि H को अलग यानी हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग कर सके। अब जो साइंस वाले बच्चे होंगे वो कहेंगे कि हम इलेक्ट्रोलाइसिस से इसको अलग कर सकते हैं, लेकिन भाई उतना डेवलप नहीं हुआ है कि हम इसका यूज कर सकें, है ना। तो सभी जगहों पे यह नहीं कहा सकता, हाँ कुछ कुछ जगहों पे मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा खर्चीला हो जाएगा, इस वजह से इसका यूज नहीं किया जाता है, ठीक। तो ऐसे स्टॉक क्या कहलाते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो होते हैं डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में आते हैं, मतलब विकास के स्तर के आधार पर आते हैं, जो स्टॉक कहलाते हैं, ठीक। अगला रिसोर्सेज जो होगा वह रिसोर्सेज होगा इसी में ही, डेवलपमेंट वाले में ही, और वह कहलाएगा डेवलप्ड, क्या कहलाएगा, डेवलप्ड रिसोर्सेज यानी विकसित संसाधन। कौन सा संसाधन, विकसित संसाधन, ठीक है। ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी पता हो, फिक्स कर दी गई हो, वह सब के सब क्या कहलाते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं। ऐसा संसाधन जिसका मात्रा और गुणवत्ता को फिक्स कर दिया गया है वह क्या कहलाता है, विकसित संसाधन कहलाता है, ठीक। और अगला टॉपिक जो है, अगला पॉइंट जो है इसमें वो है रिजर्व। कौन सा, रिजर्व, संचित संसाधन। कौन सा संसाधन, संचित संसाधन। कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं जिसका यूज किया जा सकता है, जैसे विंड एनर्जी। कौन सी एनर्जी, विंड एनर्जी को ले लो, विंड, सोलर एनर्जी को, लेकिन या तो इसका यूज किया ही नहीं जाता है या फिर किया जाता है तो बहुत छोटी सी मात्रा में, ठीक है। तो वह हवा और सौर ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जिसका हम यूज कर सकते हैं लेकिन किया नहीं जा सकता, ठीक है। ये ज़्यादातर वैसे ही है, मतलब फ्यूचर के लिए, विकास के डेवलपमेंट से, है ना। ये संभावी वाला भी ऐसे ही है, स्टॉक वाला भी ऐसे ही है, डेवलप्ड वाला भी ऐसे भी, बस यही एक ऐसा संसाधन है जो मतलब पूरी तरह से बता दिया गया, फिक्स कर दिया गया, बाकी ऐसे जो है वो फ्यूचर के लिए, ठीक। और अगला पॉइंट जो है वो है ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, या फिर स्वामित्व के आधार पे संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए इसमें पहला जो आएगा वह क्या आएगा, इंडिविजुअल। क्या आएगा, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब क्या हो गया, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत। अभी कुछ संसाधन ऐसे होते हैं, जैसे आपने गांव में देखा होगा किसी एक पर्टिकुलर इंसान का पोखरा हो गया, कहीं एक जगह पे उसका जमीन हो गया जो खुद उसी का होता है ना, तो वह सब क्या होता है, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत होता है, ठीक। अगला पॉइंट जो है वह है कम्युनिटी यानी सामुदायिक। ऐसे कुछ रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जो किसी, जो पब्लिक के लिए होते हैं ना, वो सारे जो रिसोर्सेस होते हैं वह क्या कहलाते हैं, कम्युनिटी, कम्युनिटी यानी सामुदायिक संसाधन कहलाता है। अब ये टॉपिक जो है अगला, नेशनल यानी राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संसाधन। भारत में यानी भारत का जो एरिया है पूरा,
32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर का, और वहाँ पे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये दोनों आइलैंड को इंक्लूड करने के बाद, और उसके बाद 12 नॉटिकल माइल सी में जाने पर क्या होता है, अभी हम समझा दे रहे हैं इसको इरेज करने के बाद, वहां तक का जो पूरा पोर्शन होता है वह क्या कहलाता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। वो सब जो होंगे वो सब के सब इंडिया के लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, और अब आखिरी है इंटरनेशनल, यानी अंतरराष्ट्रीय। कुछ ऐसे रिसोर्सेस होते हैं ऑनरशिप में, कुछ ऐसे भी रिसोर्सेस होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय होते हैं। जैसे अपनी कंट्री की जब सी में जाएंगे तो सी की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वहां से 200 नॉटिकल माइल क्या होता है, अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सब कुछ। 200 नॉटिकल माइल तक का एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर इंटरनेशनल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। मतलब वहां के रिसोर्सेज जो होते हैं वह कोई भी देश, कोई भी कंट्री यूज कर सकता है। ठीक, तो ये था संसाधनों का वर्गीकरण। लास्ट वाला ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। देखिए एक लॉ आया था जिसे बुलाता है अनक्लॉस। क्या बुलाता है, अनक्लॉस। आपके सिलेबस में नहीं, बस हम समझा दे रहे हैं हल्का हल्का, क्योंकि अगर पूछ लेता तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये 1982 में बना था। 1993 में इसमें जितने मिनिमम जो थे कंट्रीज वह सिग्नेचर करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं इसको। 1994 में इसे ला दिया जाता है पूरी कंट्री में, और 1995 में इसे इंडिया एक्सेप्ट करता है। तो अनक्लॉस क्या है पहले ये देख लेते हैं। लॉ ऑफ सी, यानी समुद्र पर, समुद्र का कानून कहा जाता है। ठीक, तो इसमें क्या था, जो ये 12 नॉटिकल माइल या फिर 200 नॉटिकल माइल थे उसको हम समझा रहे हैं। वो क्या थे, ये देखिए किसी कंट्री का बेस लाइन है। क्या है, बेस लाइन। यहाँ पे सी है उसका, और ये 0 नॉटिकल माइल होता है। क्या है, बेस लाइन, इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन। जैसे आपने उसमें पढ़ा ना ग्लोब में, इस तरह से होता है क्या चीज, ये होता है इक्वेटर। क्या है, इक्वेटर। इक्वेटर एग्जैक्ट कोई लाइन होता नहीं है, बस हमने मान रखा है उस तरह से। ठीक है, तो खोजने मत निकल जाना सब लोग की सचिन सर बोले थे, लेकिन अपने चेला चपाटी को खोजने निकल के कि भैया कहाँ है इक्वेटर, कहाँ है नॉटिकल माइल, 0 नॉटिकल माइल, तो वैसा कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके पहले का जो इधर से कोई कंट्री है और यह 0 नॉटिकल माइल, उसका क्या कहलाता है, इंटरनल सी। क्या कहलाता है, इंटरनल सी, यानी आंतरिक सागर। क्या कहलाता है, आंतरिक सागर। ठीक है, आप इस वीडियो को 1.2x पे करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यह बेस लाइन होता है, और बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल की तरफ जाएंगे। कितना, 12 नॉटिकल माइल। तो ये जो होता है, ये क्षेत्र जो होता है, यह रीजन जो होता है वह कहलाता है रीजनल सी। क्या कहलाता है, रीजनल सी, यानी प्रादेशिक सागर। प्रादेशिक सागर किसी भी कंट्री का, ये 12 नॉटिकल माइल जो होता है किसी भी कंट्री का, यहाँ पे उसका सॉवरेन रीजन होता है, मतलब संप्रभु क्षेत्र। जिस जो कंट्री होगा वहां से 12 नॉटिकल माइल तक का रीजन जो होता है वह उसका अपना होता है, वो वहां पे कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जैसे ये कंट्री में जितना उसका राइट होता है, जितना अधिकार यहाँ पे एक कंट्री में होता है, ठीक इस तरह से समुद्र में भी, सी में भी, सागर में भी 12 नॉटिकल माइल तक का उतना ही अधिकार होता है। यहाँ पे इनोसेंट पैसेज, इनोसेंट पैसेज यानी निर्दोष पारागमन का अधिकार होता है। क्या होता है, बहुत डीप में समझने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि यही है 12 नॉटिकल माइल, यानी सी से जो 0 नॉटिकल माइल, यहाँ पे कोई कंट्री का पोर्ट होता है, बंदरगाह, वहां से 12 नॉटिकल माइल तक की जो दूरी होती है वह क्या कहलाती है, रीजनल सी। यही जो आपने पढ़ा नेशनल में, ये यही था नेशनल में। नेशनल में आपने बताया, नेशनल में हमने बताया ना, नेशनल राष्ट्रीय, वो यही है। ठीक, इसके बाद का जो रीजन होता है वह कहलाता है, यानी यहां से जब आप स्टार्ट करेंगे तो यहां से लेके यहां तक का टोटल जो होगा वो 24 होगा, 24 नॉटिकल माइल। इसको समझने की जरूरत नहीं है, बस मैं इसका नाम बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, और यहाँ से अगर देखोगे यानी 12 जहाँ पे खत्म होता है, तो ये भी यहाँ से यहाँ दूरी जो है वो कितनी है,
12 नॉटिकल माइल की। और इसका नाम जो है वह क्या है, अविच्छिन्न मंडल, अविच्छिन्न मंडल यानी कॉन्टिग्यूअस जोन। ठीक है, ये जो नॉटिकल माइल है 12 नॉटिकल माइल, ये कॉन्टिग्यूअस जोन में आता है। और इसके बाद का अगला जोन जो है वही होता है इंटरनेशनल, यानी यहां से स्टार्ट करेंगे तो टोटल चला जाएगा कितना, 200 नॉटिकल माइल तक। कितना, 200 नॉटिकल माइल। और ये जो रीजन होता है वह कहलाता है अनन्य आर्थिक मंडल। आपकी बुक में अनन्य की जगह पे अपवर्जक लिखा होगा, इसको आप अपवर्जक या फिर अनन्य दोनों कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, ठीक, जिसे EEZ भी कहा जाता है, EEZ। यही वो रीजन है जहां पे इंटरनेशनल यानी इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में पढ़ा आपने, एक अंतरराष्ट्रीय था वहीं पे। यहाँ पे जो होते हैं माइनिंग की सुविधा होती है। कैसी, माइनिंग की सुविधा यानी खनन का अधिकार होता है किसी भी देश का। अगर इस देश का ये 290 नॉटिकल माइल जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो यहाँ जो ये पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पे जैसे हम लोग बोलते हैं EEZ यानी अपवर्जक आर्थिक मंडल, अनन्य आर्थिक भी कहा जाता है। यह जो होता है यहाँ पे खनन का अधिकार होता है, मतलब यहाँ पे जो भी चीजें होंगी उसे निकालने का अधिकार होता है समुद्र। और ये जो एक ये सॉर्बिन रीजन होता है, मतलब समुद्र के, सागर के अंदर, सागर के ऊपर, सभी जगह पे किसका अधिकार, जो देश उससे लगा होगा उसका अधिकार। ठीक, तो ये था अनक्लॉस का नियम, सागर पर कानून, ठीक, समुद्र पर कानून। चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो भाई, अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।